कंसल्ट किया था रेवेन्यू सिस्टम्स को, जिस टाइप का सेटलमेंट रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किया था, और उसमें क्या था, थोड़ा प्रॉब्लम था वीडियो में, ब्लर हो गया था वीडियो, तो उसको हम दोबारा समझ रहे हैं। तो दो सेटलमेंट जो मेनली स्टार्टिंग में आए, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, इस फेज़ में हम इन दोनों सेटलमेंट्स को समझेंगे। इससे पहले क्या था, इजारदारी सेटलमेंट था, जिस सेटलमेंट में मैंने आपको बताया था कि इजारदारी सेटलमेंट में क्या होता था, लैंड का रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होता था वो इस फेज़ में होता था कि ब्रिटिशर्स के जो तहसीलदार थे उनका काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और उस टाइम पे किस तरह से लैंड रेवेन्यू करते थे, उन्हें इससे मतलब नहीं था कि आपकी फर्टिलिटी सॉइल की क्या है, लैंड का ऑक्यूजेशन क्या है, कितना आप कल्टीवेट कर रहे हैं, कॉमर्शियल क्रॉप से या फूड क्रॉप से या कैश क्रॉप है, उन्हें टोटली क्या होता था, अपना रेवेन्यू कंप्लीट चाहिए होता था। तो उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेके आते हैं। अलग अलग सेटलमेंट हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग जगहों पर हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल इंडिया में किसी एक टाइप का सेटलमेंट चल रहा हो। लास्ट मैंने आपको कंप्लीट किया था कि बंगाल को जब कैप्चर वो कर लेते हैं तो बंगाल में दीवानी का जो कल्चर है, दीवानी का कल्चर जो है वो स्टार्ट होता है, और वहीं से जनरल गवर्नर स्टार्ट होते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव का टाइम था ये, जब बक्सर का बैटल हुआ और बंगाल को कैप्चर किया इन्होंने। तो उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो 1793 में होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वही एरिया जहाँ पे बक्सर और प्लासी का वॉर हुआ था, ठीक है ना। तो रेवेन्यू बिकम सिक्योर एंड रेगुलर, रेवेन्यू क्या थी, परमानेंट हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स को इससे मतलब नहीं था, या उनके ऑफिसर्स को इस चीज़ से मतलब नहीं था कि आपकी फर्टिलिटी कैसी है, आप क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, आपको क्या है, सिर्फ आपको रेवेन्यू देना ही देना है। ब्रिटिशर्स को क्या था, आपकी लैंड की फर्टिलिटी से मतलब नहीं है। अब चीज़ें इस तरह से बदल गई थी, जो ज़मींदार थे उनको लैंड की पूरी पावर दे दी गई थी, वही पीजेंट्स को ज़मीनें देते थे, और पीजेंट्स क्या करते थे, ज़मीनों पे फसलें उगाते थे। तो अब जो कैनल्स हैं जहाँ से पानी लगाना है खेतों में या दूसरी चीज़ें करनी हैं, उनके लिए भी फार्मर्स किस पे डिपेंड कर रहे थे, ज़मींदार पे डिपेंड कर रहे थे। और अगर क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, फ्लूड आ जाता है या कोई डिज़ास्टर है, जैसे सूखा पड़ गया, ड्रॉट की कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में भी उन्हें क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू पेड करना पड़ता था। कैश अमाउंट में रेवेन्यू होता था। इसका मतलब था कि छोटे जो किसान हैं उन्हें कैश क्रॉप्स ही उगानी पड़ेंगी, जिससे कि वो उन क्रॉप्स को बेचें और रेवेन्यू पैसा लें बेचने के बाद और रेवेन्यू पे करें। इन द केस ऑफ अगर कोई किसान रेवेन्यू पीजेंट का मतलब किसान ही है, तो अगर वो रेवेन्यू नहीं चुका पाता है तो क्या होता है, उसके साथ उसको फिर ज़मींदार क्या करते हैं, लोन देते हैं, और लोन के बदले में उससे कॉमर्शियल क्रॉप्स, टी, नील, अफीम, ठीक है ना, इन सब की खेती उन्हें करनी पड़ती थी। और इसकी खेती से क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम आती थी। तो इससे इस टाइम से कंडीशन ऐसी आई कि छोटे छोटे फार्मर्स को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, और उन्होंने मतलब छोड़ दिए, खेत छोड़ दिए, ज़मीनें छोड़ दी, और वो ट्राइबल्स हो गए या माइग्रेंट्स हो गए, कहीं और भाग गए। उसके बाद महलवारी सेटलमेंट जो है वो 1822 में आया, और रेओटवारी सेटलमेंट है 1820 में। इसका एरिया अलग है, उस वाले का एरिया अलग है। तो ये आगरा, पंजाब, गंगटी वैली में स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे यहाँ के जो हेड थे इस एरिया के, वो हॉल्ट मैकेंजी थे। तो हॉल्ट मैकेंजी ने ही इसे इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। इसमें क्या था, ज़मींदार से अब कनेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया था इन्होंने। क्या किया कि ज़मींदार से रेवेन्यू नहीं लेंगे, इन्होंने सीधा गांव के गांव से रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया। गांव में जो हेडमैन है, जैसे प्रधान है या कोई राजा का गांव है, तो सीधा राजा से रेवेन्यू लेंगे, और फिक्स हो गया कि इतना रेवेन्यू आपसे हमें चाहिए। आप किसानों को लैंड की फर्टिलिटी की सुविधा दें, कैनल्स की सुविधा दें, अपना समझें। अगर आपको क्रॉप फेलियर में उनसे रेवेन्यू नहीं लेना है तो आप रेवेन्यू ना भी लें, ठीक है। तो आप जैसे भी मैनेज करें, हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट चाहिए पैसा। इसके बाद लैंड टाइप, एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो गई थी कि जिस तरह की क्या है लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी जो है उसके बेस पर रेवेन्यू फिक्स हुआ था, ठीक है ना। और लास्ट रेट ऑफ रेवेन्यू वाज
टू बी रिवाइव्ड, मतलब रेवेन्यू का जो रेट था वो चेंज होता रहता था। ऐसा नहीं था क्या कि रेट जो एक बार फिक्स कर दिया वही रहेगा, रिवाइव होता रहेगा। अगर अगली साल उन्हें लगा कि अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो रेट इंक्रीज कर देंगे। ब्रिटिशर्स को या हॉल मैकेंजी जो हेड थे उन्हें अगर लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्या है, रेवेन्यू कम कर देंगे। जो इजारदारी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट सिस्टम में फर्स्ट सेटलमेंट है, इस आपकी बुक में नहीं है। उसमें क्या था, ज़मीनें पहले 5 साल के लिए ज़मींदार को दी जाती थी और क्वालिटी पर, लैंड की क्वालिटी पर ही रेवेन्यू फिक्स होता था। और उसके बाद उन्हीं 5 साल से क्या हुआ था, पूरी ज़मीन ज़मींदार को दे दी गई थी, मतलब वो परमानेंट कर दिया गया था सेटलमेंट। ठीक है, तो उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे लैंड का रेट जो है रेवेन्यू का वो चेंज होता रहता है। द नेक्स्ट इज रियोटवारी सेटलमेंट। रियोटवारी सेटलमेंट को स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में, और ये स्टार्ट हुआ था मद्रास, बॉम्बे और असम वाले एरिया में। मद्रास जो था ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। और रियोटवारी सेटलमेंट को जो नाम निकला है वो रायोट से निकला है। रायोट मतलब फार्मर्स डायरेक्टली, तो ये सेटलमेंट किससे डायरेक्टली रेवेन्यू आता था, रेयोट से, पीजेंट से, फार्मर से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। यहाँ ना लंबरदार्स का कोई रोल था ना ज़मींदार्स का कोई रोल था। और जैसे जब ज़मींदार से लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था तो ज़मीनें किसके पास आ गई थी, लंबरदार्स के पास। तो ऐसे ही जब रेयोट्स मतलब किसानों से लिया जा रहा है तो लैंड पे सीधा साधा हक किसका हो जाता है, किसानों का हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मेन प्रॉब्लम होती है कि इनको भी आपके क्रॉप फेलियर से कोई मतलब नहीं है, मतलब ड्रॉट और फ्लूड की कंडीशन में इन्हें भी कोई मतलब नहीं है, ये आपसे रेवेन्यू लेंगे ही लेंगे। लैंड की फर्टिलिटी से इन्हें कोई मतलब नहीं है, आपसे रेवेन्यू लेंगे ही लेंगे। जो रिवाइज होता था रेवेन्यू वो 20 से 30 सालों के बीच में होता था, ठीक है ना। और इस टाइम पे क्या हुआ, पीजेंट्स अब जब रेवेन्यू दे रहे हैं और लगातार रेवेन्यू देना पड़ रहा है तो उन पे ओवरबर्डन की कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो कई बार फैमाइन की कंडीशन भी इंडिया में देखने को मिलती है, जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं होता, कुछ रहने को नहीं होता, क्योंकि जो भी कल्टीवेट कर रहे हैं लोग कैश क्रॉप ही कर रहे हैं, उन्हें लैंड रेवेन्यू फिल करना है तो वो कैश क्रॉप ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तो इस टाइम से परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं इन तीनों सेटलमेंट्स में भी। थॉमस मुनरो जो इस टाइम पे यहाँ पे इस सेटलमेंट को स्टार्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, इनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग रूल है या अलग एक फॉर्मेट है जिसमें उन्होंने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी कंडीशंस में अच्छा किया हुआ है। अब लास्ट टॉपिक आज का हमारा है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसको हम लगभग समझ चुके हैं। पहली चीज़, ब्रिटिशर्स को हमसे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका क्रॉप फेलियर है, आप किस कंडीशन में है। दूसरी चीज़, जो रेवेन्यू होता था वो रिवाइव्ड होता रहता था, रिवाइज्ड होता रहता टाइम टू टाइम। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर क्या था, लैंड रेवेन्यू जो था सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता था और कई जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं करता था। अलग अलग सिस्टम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश हुए और अलग अलग तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। कहीं पे ज़मींदार से कलेक्ट करा जा रहा था और ज़मींदार ज़मीनों के मालिक हो चुके थे, कहीं पे डायरेक्ट रेयोट से कलेक्ट किया जा रहा था तो यहाँ किसान ज़मीन के मालिक हो चुके थे, कहीं पे लंबरदार से कलेक्ट किया जा रहा था तो वहाँ लंबरदार ज़मीन के मालिक हो चुके थे। और हमने जो महलवारी सिस्टम देखा उसमें गांव के हेडमैन या गांव की राजा से कलेक्ट किया जाता था, तो उसके पास ही रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर होती थी और किसानों को जो वो प्रॉफिट दे सकता था, जैसे इरिगेशन के लिए पानी देना, सॉइल की फर्टिलिटी होने पे रेवेन्यू को कम कर देना, या ड्रॉट या फ्लूड की कंडीशन होने पे रेवेन्यू ला लेना, तो ये राजा या हेडमैन के अंडर में होता था। ब्रिटिशर्स ने कभी कोशिश नहीं की कि सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की क्वालिटी पर फोकस करें कि सॉइल की ज़रूरतें क्या हैं, उस तरह से उन्होंने कभी फोकस नहीं की। उन्होंने बस फोर्स किया लोगों को। छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, कॉटन, सिल्क, उनसे ओवरवर्क करवाया और इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को हार्म पहुंचाया, तो वो इंडस्ट्रीज़ एक कंडीशन में आके
ठप सी हो गई, ठीक है ना। कैनल्स में जो पानी आता था इरिगेशन के लिए, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मतलब लोगों के पास क्या सिविल एनिमिटीज़ को पहुंचाया जाए। तो ये क्या है, इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर को इफेक्टेड किया। और एक टाइम आता है जब इंडिया में कॉमर्शियल क्रॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो टी, अफीम, नील, ठीक है, इस टाइप की खेती के लिए ब्रिटिशर्स लोगों को फोर्स करने लगते हैं। और मोस्टली उन किसानों को, उन पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था जो ऑलरेडी लोन लिए हैं, या तो ब्रिटिशर से या ज़मींदार से। इन फसलों की प्रॉब्लम ये थी कि कैश तो अच्छा मिलता था प्रोडक्शन पे, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती थी। फिर सॉइल को कम से कम 7 महीने 8 महीने का टाइम चाहिए होता था दोबारा से फर्टाइल होने के लिए। और किसानों पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इन टाइप की कॉमर्शियल क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही थी। नील की जो खेती होती थी और नील से रिलेटेड जो इंडिगो रिवॉल्ट हुए और फार्मर्स रिवॉल्ट हुए, उसको अगले फेज़ में समझेंगे। और उसी फेज़ में ये क्लियर करेंगे कि नील की खेती किस तरह से होती थी, कि फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।